चेक बाउंस का केस क्रिमिनल केस होता है जिसमें आपको 2 साल तक की जेल और डबल द अमाउंट ऑफ चेक की सज़ा हो सकती है। वहीं पे जब एक्यूज्ड को चेक बाउंस के केस में 20% इंटरिम कंपनसेशन के ऑर्डर हो जाते हैं तो एक्यूज्ड की जो मुसीबत है वो और बढ़ जाती है। लेकिन अब एक्यूज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि 20% इंटरिम कंपनसेशन को लेके 2024 ने सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइंस दी है 20% इंटरिम कंपनसेशन को लेके, जिससे एक्यूज को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की उन्हीं डिटेल गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे और क्या है ये लेटेस्ट जजमेंट, क्या है इसके फैक्ट्स और ये कैसे आपके काम आ सकती है, ये सब हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ताकि आप कानून को लेकर जागरूक हो सकें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट और उसके फैक्ट्स को जानने से पहले हमारा 20% इंटरिम कंपनसेशन को लेके जो भी प्रोविजंस हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो चेक बाउंस के केसेस में कोर्ट्स को 6 से 12 महीने के अंदर कहा जाता है कि वो इस केस को डिसाइड करें, लेकिन क्योंकि चेक बाउंस के बहुत से केसेस होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता और जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो कई बार तो 3-3, 4-4 साल तक चल जाते हैं। तो ऐसे में सोचा गया कि क्यों ना कंप्लेनेंट को कुछ रिलीफ दिया जाए, इसलिए 2018 में एनआई एक्ट के अंदर यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 2 प्रोविजंस को ऐड किया गया। तो 2018 के बाद सेक्शन 143A और 148 को ऐड किया गया। सेक्शन 143A उसमें बिफोर कन्विक्शन यानी कि जैसे ही कंप्लेनेंट चेक बाउंस का केस फाइल करता है और जो एक्यूज्ड है वो केस में अपीयर हो जाता है तो कंप्लेनेंट जो है उसी स्टेज पे 20% इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट के पास वो ये पावर है कि वो मिनिमम 1% और मैक्सिमम 20% की इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को दिलवा सकता है और वो भी बिफोर कन्विक्शन। वहीं जो सेक्शन 148 है वो आता है कन्विक्शन के बाद, यानी कि जब ट्रायल कोर्ट एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देती है उसके बाद जब एक्यूज्ड पर्सन है वो अपील में अपीलेट कोर्ट जाता है तो वहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट है वो 20% से लेके 100% तक का कंपनसेशन चेक अमाउंट का अवॉर्ड कर सकती है। उसके बाद कई बार ये कंट्रोवर्सी हुई कि क्या ये ज़रूरी है कि कंप्लेनेंट को 20% इंटरिम कंपनसेशन वो भी बिफोर कन्विक्शन दिलाई जाए। इसको लेके कई सारे जजमेंट्स आए, कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन हाल फिलहाल में 2024 में इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दी है और उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सबको डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है जो कि 20% इंटरिम कंपनसेशन के केस में हर कोर्ट को फॉलो करनी होगी। तो इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उस केस का नाम है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 25 मार्च 2024 को ये जजमेंट आई थी। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में कंप्लेनेंट और अक्यूज के बीच में डिस्प्यूट होता है और जो अक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट को 2 चेक देता है, जिसमें से एक चेक 2 करोड़ 20 लाख का बाउंस हो जाता है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो अक्यूज्ड को लीगल नोटिस भेजता है और अपने जो पैसे हैं वो मांगता है। लीगल नोटिस के 15 दिन के अंदर भी अक्यूज्ड जो है वो पैसे वापस नहीं देता। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो केस फाइल कर देता है। तो उसके बाद कोर्ट से एक्यूज्ड को समझ जाते हैं और वो जैसे ही कोर्ट में अपीयर होता है तो जो कंप्लेनेंट है वो एक 20% इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन लगा देता है और वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको 20% इंटरिम कंपनसेशन दिलवाई जाए और जो ट्रायल कोर्ट है वो 20% इंटरिम कंपनसेशन को अलाउड कर देती है और अक्यूज्ड को ऑर्डर देती है कि 60 दिन के अंदर 10 लाख रुपए जमा करवाया जाए। लेकिन जो अक्यूज्ड है वो ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो रिवीजन में जाते हैं सेशन कोर्ट। वहाँ पे भी उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते और वो जाते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट में भी जो उनकी एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट के जो 20% कंपनसेशन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, आपको ये पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो अक्यूज्ड है वो फाइन ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों पक्षों को अच्छे से सुनती है, उनके दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनती है।
जिसमें एक्यूज्ड कहता है कि ये जो 20% इंटरिम कंपेंसेशन की एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल ही नहीं है इस केस में, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका प्रीमा फेसाई कोई केस नहीं बनता है। और अक्यूज्ड कहता है कि मेरी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं इतना अमाउंट अभी पे कर सकूं, और फर्दर मेरी इस चेक को लेके कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का जो 10 लाख का ऑर्डर है वो बिल्कुल ही गलत है। वही कंप्लेनेंट ये कहता है कि इस सेक्शन को इसीलिए ऐड किया गया था ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको कुछ रिलीफ दिया जाए, उसको कंपेंसेशन दिया जाए प्री कन्विक्शन स्टेज पर ही। और कंप्लेनेंट ने कहा कि फर्दर कंप्लेनेंट के फेवर में एक प्रिजम्पशन होती है अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि अगर एक्यूज ने कंप्लेनेंट को कोई चेक दिया है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि उसकी कोई ना कोई लायबिलिटी बनती थी जिसको उतारने के लिए उसने इस चेक को दिया है। और कंप्लेनेंट का ये कहना होता है कि यहाँ पे डेफिनेटली प्रीमा फेसाई केस बनता है, और जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं 10 लाख की इंटरिम कंपनसेशन के वो बिल्कुल सही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि फॉलो होने चाहिए। तो सबसे पहली गाइडलाइन थी कि ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए कि प्रीमा फेसाई कोई केस बनता है या नहीं बनता है, और कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना चाहिए कि यहाँ पे प्रीमा फेसाई केस है या नहीं है। और दूसरा, जो भी डिफेंस ने ट्रायल कोर्ट में इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लिया है उसको भी ट्रायल कोर्ट को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए। और जो ट्रायल कोर्ट है उसको एक्यूज्ड की फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी देखना चाहिए। आजकल जो चेक है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज भी कई केसेस में हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लैंक चेक है एक पर्सन दूसरे को साइन करके दे देता है, उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो उसमें कोई भी रैंडम अमाउंट अपनी मर्जी से फिल करके चेक बाउंस का केस बना देता है। तो ऐसे केस में एक्यूज्ड को उस अमाउंट के लिए बिफोर कन्विक्शन डायरेक्ट ऐसे ही अगर कंपेंसेशन देने के लिए कहा जाए तो वो गलत है। और मान लो कि अगर कोई गरीब है, उसका चेक चोरी हो गया और उसके ऊपर किसी ने 2 करोड़ का चेक लगा दिया और उसकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना ह्यूज अमाउंट दे सके, तो सभी कोर्ट्स को इन सारी गाइडलाइंस को देखना चाहिए, इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए और डिटेल में ऐसी एप्लीकेशन को एनालाइज करना चाहिए और अपने रीजंस भी मेंशन करने चाहिए कि किस रीजन से ये अमाउंट जो है वो ट्रायल कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन के लिए अलाउड कर रही है। इसके अलावा कोर्ट को कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको भी एनालाइज करना चाहिए और उनके बीच में जो जो ट्रांजैक्शंस आज तक हुई हैं उनको भी देखना चाहिए। और इसके अलावा कोर्ट को हर केस के फैक्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। तो और भी जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं और केस टू केस जो भी फैक्ट्स हैं उसको ध्यान में रख के ही कोर्ट को इंटरिम कंपनसेशन के ऑर्डर देने चाहिए। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 143A को डिटेल में एनालाइज किया और कहा कि यहाँ पे जो सेक्शन में जो प्रोविज़न दिया गया है उसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है मे, ना कि शैल। इसका मतलब ये है कि ये एक सिर्फ डायरेक्टरी प्रोविज़न है, मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती है। तो ये कंप्लेनेंट का एक राइट नहीं बनता कि कन्विक्शन से पहले ही उसको 20% जो कंपनसेशन है वो मिले ही मिले। ये एक डायरेक्टरी प्रोविज़न है, मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। तो ये कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में दी गई। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी अपराधी जो है वो इनोसेंट होता है अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो प्री कन्विक्शन स्टेज पे हर केस में इंटरिम कंपनसेशन देना सही नहीं है। प्रीमा फेसाई पहले कोर्ट्स को उस केस को देखना चाहिए, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए कि प्रीमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है और एक्यूज्ड की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स को कोर्ट्स को कंसीडर करना होता है, उसके बाद ही उनको इंटरिम कंपनसेशन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइंस है ये आपके केस में काफ़ी काम आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।